प्लस हाइड्रोजन बनता है, या फिर मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनता है। इसमें हमने, मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ, उसमें हमने ये 7 ही एग्जाम्पल करेंगे। पहला एग्जाम्पल ये देखा था कि पोटेशियम अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो KOH प्लस H2 प्लस हीट जनरेट होती है। तो पोटेशियम के बारे में हमने ये देखा था कि पोटेशियम जो है वो वाटर के साथ वायलेंटली रिएक्ट करता है। वायलेंटली मतलब बड़ी तेज़ी से रिएक्ट करता है। दूसरा हमने ये देखा था कि सोडियम जो है वो भी वाटर के साथ रिएक्ट करता है। तो वो ये दोनों ही, पोटेशियम हो गया और सोडियम हो गया, ये दोनों ना कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। ये भी बहुत वायलेंटली करता है रिएक्ट, ये भी बहुत वायलेंटली करता है। इसमें भी हीट जनरेट होती है, इसमें भी हीट जनरेट होती है। तो NaOH प्लस H2 प्लस हीट, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, साथ में हाइड्रोजन बनेगा, ये होता है। अच्छा, अब इसके बाद आगे देखते हैं कि जैसे हमने बात करी, अगला एग्जांपल लिया था हमने कैल्शियम की। तो कैल्शियम का रिएक्शन अगर वाटर के साथ में होता है तो क्या होता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। इसमें कोई हीट प्रोड्यूस नहीं होती है, उसके बाद हम ये कहेंगे कि मैग्नीशियम जो है ना, मैग्नीशियम का रिएक्शन जब वाटर के साथ कराएंगे तो मैग्नीशियम नॉर्मली वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। तो मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो करके क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मतलब ये MgOH प्लस हाइड्रोजन, इतना। अच्छा, मैग्नीशियम में ही एक रिएक्शन हमने और देखा कि मैग्नीशियम नॉर्मल वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ तो करेगा ही, नॉर्मल वाटर के साथ भी नहीं करेगा, तो उसको ना हॉट करना पड़ेगा वाटर को। तो वाटर को जब हॉट करेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनकर तैयार हो जाएगा। अच्छा, इसमें हमने एक चीज़ और कही कि अगर ये जो वाटर है, अगर इस वाटर को हम इतना हीट करते जाएं कि ये स्टीम के लेवल तक पहुंच जाए, मतलब वाटर अपनी गैसेस स्टेट में पहुंच जाए, तो अगर हम स्टीम के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनेगा। ठीक है, मतलब हमने दो आपको रिएक्शन बताए थे। मेटल का रिएक्शन जब वाटर के साथ होता है तो या तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनता है या फिर मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनता है, ये बताया था। तो आगे देखिएगा कि वो मेटल ऑक्साइड कब बनेगा, जब वाटर अपनी स्टीम वाली स्टेट में होगा। ठीक है, वाटर वेपर वाली स्टेट में होगा तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। तो ये चीज़ हमने मैग्नीशियम के केस में देख ली कि अगर नॉर्मल पानी या ठंडे पानी से तो रिएक्ट ही नहीं करेगा, अगर गर्म पानी से रिएक्ट करवाते हैं तो MgOH होगा, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनेगा। अगर गर्म पानी को भी इतना ज़्यादा गर्म कर देते हैं कि वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, वाटर वेपर वाली फॉर्म में आ जाए, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनता है, ये होता है। ठीक है, अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब आगे के जो ये एलिमेंट्स हैं, यानी कि आगे के जो मेटल्स जैसे एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया और आयरन हो गया, ये आगे के तीनों ही मेटल्स जो हैं ये ठंडे पानी के साथ या नॉर्मल वाटर के साथ, दोनों के साथ ही रिएक्ट करते ही। ठीक है, गर्म पानी करेंगे, गर्म पानी से भी रिएक्ट नहीं करते। तो ये आगे के तीनों जो हमारे एलिमेंट्स हैं, आगे के तीनों जो मेटल्स हैं, ये स्टीम के साथ ही रिएक्ट करते हैं। और जब स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे तो फिर ये मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएंगे, ये मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, जरा देखिएगा। जैसे एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम जब स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, Al2O3, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सिमिलरली जब जिंक H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस हाइड्रोजन। और ये जो आयरन है, आयरन का बिल्कुल अलग तरीके से होता है कि जो वाटर है, वाटर को तो अपनी स्टीम वाली स्टेट में पहुंचना ही होता है, मतलब वाटर को तो इतना गर्म करेंगे कि वो स्टीम बन जाए। और जो आयरन है, आयरन को भी इतना गर्म कर दिया जाता है कि वो रेड हॉट हो जाए। रेड हॉट का मतलब अब आयरन जो है वो अपनी स्टेट ही चेंज करने वाला है। ठीक है, मतलब हमने इतना गर्म कर दिया कि वो सॉफ्ट हो चुका है। आयरन को जब भी शेप बदलनी होती है ना आयरन की, तो आयरन को इतना गर्म करा जाता है कि वो रेड कलर का होने लगे। और जब वो रेड कलर का होने लगता है तब समझ लीजिए कि वो सॉफ्ट है, अब उसको थोड़ी बहुत छोट करके, थोड़ी बहुत हैमरिंग करके उसकी शेप चेंज करी जा सकती है। तो ये सातों के सातों रिएक्शन थे हमारे, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। ठीक है, तो अब इनको मैं मिटा रहा हूँ, लास्ट क्लास में हम कर ही चुके थे। इसके बाद आगे का स्टार्ट करेंगे कि मेटल्स का रिएक्शन एसिड्स के साथ किस तरह से होता है।
ऑनलाइन वाले सभी बच्चे बता दें आवाज़ प्रॉपर आ रही है, ऑडियो वीडियो में प्रॉब्लम तो नहीं है भाई? ठीक है। ये ठीक है थोड़ी सी। तो अब आप आ जाइए पेज नंबर 11 पर, नोट्स में रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। मेटल्स की तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी। रिएक्शन ऑफ metals with reaction of metals with dilute acids। dilute acids के साथ में metals का रिएक्शन किस तरीके से होता है देखिएगा। metals usually displace hydrogen from dilute acids। metals जो है वो dilute acids में से हाइड्रोजन को जो है ना डिस्प्लेस कर देते हैं। metals usually displace हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। तो मेटल का अगर डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्शन हो जाएगा तो मेटल का सॉल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन बनेगा। मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड गिव्स मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड गिव्स मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। अगर मैं इसका एग्जांपल देखूंगा तो ये हमें दिखाई देगा कि जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता था उस तरीके से होगा। लेट अस सी द रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट मेटल्स विद HCl। HCl के साथ में देखते हैं तो HCl क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड। और हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl के साथ में रिएक्शन देखते हैं अलग अलग मेटल्स का। तो सबसे पहले एग्जांपल ले लिया सोडियम क्लोराइड, सोडियम का रिएक्शन HCl के साथ कराया तो होता क्या है? हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, मतलब सोडियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। अगर आपने रिएक्टिविटी सीरीज देखी हो तो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या था? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस सीगा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। ठीक है, तो हाउ जो है यानी कि जो हाइड्रोजन है, H फॉर हाउ, H फॉर हाइड्रोजन, ये कहाँ पर आ रहा है? ये कॉपर से भी जस्ट ऊपर आ रहा है। तो कॉपर सेव्स गोल्ड यानी कि कॉपर, सिल्वर और गोल्ड वही है जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, बाकी सारे हाइड्रोजन से ज़्यादा ही रिएक्टिव है। तो हम किसी भी एसिड की बात करेंगे तो उसमें हाइड्रोजन तो आएगा, और जो मेटल्स हैं वो सारे मेटल्स हाइड्रोजन से, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को छोड़कर बाकी सारे मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर ही लाई करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में। तो वो हाइड्रोजन को बड़े आसानी से डिस्प्लेस कर देंगे। तो देखिएगा ये जो सोडियम है ये इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, मतलब हटा देगा अपनी जगह से। तो क्या बनेगा? NaCl, क्यों? क्योंकि सोडियम की भी वैलेंसी 1 और क्लोरीन की भी वैलेंसी 1। तो NaCl प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सिंगल एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, तो H2 की तरह से वो एग्जिस्ट करता है। तो H2 हो गया यहाँ पर। अच्छा जी, अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद हम ये कहेंगे कि इसको अगर बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन का इधर जो है हाइड्रोजन के 2 एटम है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 इधर लगाना, 2 लगाइए, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। क्लोरीन का इधर 1 है, इधर 2 है, बैलेंस करने के लिए इधर 2 लगाएंगे, क्लोरीन भी बैलेंस, सोडियम भी बैलेंस, तो क्लोरीन भी बैलेंस हो गया, लेकिन सोडियम बैलेंस नहीं है, इसके लिए यहाँ पर 2 लगाएंगे। हो गया। इसी तरीके से अगला देखिए मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम प्लस HCl अगर करें, मैग्नीशियम प्लस HCl तो क्या बनेगा? MgCl2 इस वजह से बन रहा है
क्योंकि क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, लेकिन मैग्नीशियम की वैलेंसी तो 2+ है। मैग्नीशियम का 2 क्लोरीन के साथ चला जाएगा, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन उसमें अलग कर दिया। ठीक है, बैलेंसिंग अगर देखें तो केवल यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, बाकी पूरा बैलेंस है। ठीक, उसके बाद देखिएगा एल्यूमिनियम की बात करते हैं। तो एल्यूमिनियम मेटल एट फर्स्ट रिएक्ट्स स्लोली विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ टफ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। तो एल्यूमिनियम मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि एल्यूमिनियम मेटल अगर ऐसे नॉर्मली रखा हुआ है तो एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम के ऊपर एक ना प्रोटेक्टिव लेयर डिपॉजिट हो जाती है। एल्यूमिनियम के ऊपर एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। तो एल्यूमिनियम एट फर्स्ट रिएक्ट्स स्लोली विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ टफ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की वजह से वो धीरे धीरे रिएक्ट करता है HCl के साथ। ठीक है, अब HCl क्या करेगा, धीरे धीरे जो ऊपर लेयर डिपॉजिटेड है, एल्यूमिनियम के ऊपर एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो वो HCl धीरे धीरे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की उस लेयर को हटाता है धीरे धीरे। अब जैसे जैसे वो लेयर हटती रहती है, वो लेयर पूरी तरह से हट गई। पूरी तरह से हटने के बाद में नीचे से फ्रेश एल्यूमिनियम जो है इट गेट्स एक्सपोज्ड टू HCl। उसका रिएक्शन अब मतलब उसकी मुलाकात HCl से अब होती है जब शुरुआत में ऊपर की लेयर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की हट जाती है, अब रिएक्शन होता है। तो देखिए वही लिखा हुआ है, एल्यूमिनियम एट फर्स्ट रिएक्ट्स स्लोली विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ टफ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। तो शुरुआत में तो धीरे धीरे रिएक्ट करता है, बट व्हेन द थिन आउटर ऑक्साइड लेयर गेट्स डिजॉल्व्ड इन एसिड, तो ऊपर वाली जो ऑक्साइड की लेयर है जब वो एसिड में पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाती है, देन फ्रेश एल्यूमिनियम मेटल इज एक्सपोज्ड विच रिएक्ट्स रैपिडली विद डाइल्यूट HCl। तब फ्रेश एल्यूमिनियम जो है वो डायरेक्ट एक्सपोजर मिलता है उसको HCl का, यानी कि वो HCl के साथ डायरेक्ट रिएक्ट करने लगता है, तो तब जो है वो रैपिडली मतलब बड़ी तेज़ी से HCl के साथ रिएक्ट करता है। तो देखिएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर हटने के बाद क्या होगा, Al प्लस HCl। ठीक है, अब ये बताने की जरूरत नहीं है, चलो आप कहें तो मैं लिख देता हूँ। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है बताइए, 3+। क्लोरीन की वैलेंसी 1-, तो क्लोरीन का 1 आ जाएगा Al के साथ और इसका 3 उसके साथ, तो क्या बन जाएगा AlCl3 प्लस H2। ठीक है, अभी अगर बैलेंस करेंगे तो इधर हाइड्रोजन को 2 बनाने के लिए, हाइड्रोजन को अगर 2 बनाऊंगा तो क्लोरीन का 2 नहीं बन पाएगा। इधर 3 है और इधर 1 है, एक काम करें 6 HCl कर दीजिए, 6 HCl कर देंगे तो इस 3 का 6 बनाया जा सकता है यहाँ पर 2 लिखकर। ठीक है, 3 2 जा 6 और इधर 1 6 जा 6, ये है ही। और एल्यूमिनियम का 2 हो गया तो इसके आगे 2 लगा दिया, एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया। अभी हाइड्रोजन का 2 है लेकिन हाइड्रोजन का इधर 6 है तो इसके आगे 3 लगा दिया, तो 3H2। इस तरह से ये पूरी तरह से बैलेंस हो गया। उसके बाद आगे देखेंगे जिंक का, तो जिंक में क्या है कि Zn प्लस HCl, जिंक की वैलेंसी 2+, क्लोरीन की वैलेंसी 1-, तो ये क्या हो जाएगा ZnCl2 प्लस H2। ये हो गया। अच्छा जी, इसको अगर बैलेंस करेंगे तो इसके लिए हमको केवल यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, ये हमारा बैलेंस होगा, जैसे मैग्नीशियम यहाँ पर होता है बस 2 लगाना पड़ेगा। उसके बाद आयरन का देखेंगे, आयरन रिएक्ट्स स्लोली विद कोल्ड डाइल्यूट HCl एसिड, ये आयरन सेकंड क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये जो है कोल्ड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में बहुत धीरे धीरे स्लोली रिएक्ट करता है। ठीक है, अब किस तरह से देखिएगा, Fe प्लस HCl, Fe प्लस HCl क्या मिलेगा, FeCl2 प्लस H2 हो गया। अब बैलेंस करेंगे तो इधर 2 लगा देंगे तो हाइड्रोजन का 2 हो गया, हाइड्रोजन का 2, क्लोरीन का 2, क्लोरीन का 2, आयरन का वैसे बैलेंस। उसके बाद देखेंगे कॉपर मेटल। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्यों नहीं करता बताएंगे? हाँ बहुत बढ़िया, क्योंकि हमने ये देखा था कि प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ीब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ, कॉपर सेव्स गोल्ड। तो हाउ, H फॉर हाइड्रोजन, और ये कॉपर तो है ही Cu, S फॉर सिल्वर, ये है Ag, और गोल्ड तो गोल्ड है ही
तो आप ये देखिए कि कॉपर जो है ना वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, तो कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा। रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल ऊपर होता है वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देता है, और अगर कोई मेटल नीचे है तो वो ऊपर वाले को कैसे डिस्प्लेस करेगा, वो डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा रिएक्शन कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर, ये नो रिएक्शन होगा। ठीक है जी, क्लियर है? ठीक है, चलिए इसके बाद बात करेंगे कॉपर एंड सिल्वर आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई दे डू नॉट रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स, दे डू नॉट रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। तो ये जैसे हमने एग्जांपल देखे सारे के सारे HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, एक दूसरा एसिड ले लेते हैं H2SO4, H2SO4 के साथ भी अगर सारे रिएक्शन देखेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ सारे मेटल के क्लोराइड्स बन रहे हैं क्योंकि HCl में Cl आता है और H2SO4 में SO4 आता है, तो सारे मेटल के SO4 यानी कि सारे मेटल्स के सल्फेट्स बन जाएंगे। देखिएगा कैसे, इसको फटाफट देखते हैं। नोट्स में हम पेज नंबर 12 पर है। लेट अस सी द रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट मेटल्स विद H2SO4। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे पहला देखेंगे Na प्लस H2SO4, Na प्लस H2SO4। अच्छा, केमिस्ट्री के नोट्स की हार्ड कॉपी सभी के पास है ना? ऑनलाइन भी बता दें भाई, हार्ड कॉपी सभी के पास है ना केमिस्ट्री के नोट्स की? जिनके पास भी ना हो मुझे व्हाट्सएप करके छोड़ देना, ठीक है ना? मैं हार्ड कॉपी निकलवा कर रखूँगा आप लोगों की, बता दीजिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत रहेगी आगे पढ़ने में। Na प्लस H2SO4, तो यहाँ पर देखिए कि ये जो Na है, Na की वैलेंसी तो 1+ होती है और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। SO4 की वैलेंसी पहले लिख रहा हूँ अलग से, ये जो SO4 है इसकी वैलेंसी होती है 2-, Na की वैलेंसी 1+, तो इसका 2 Na के साथ और Na का 1 उसके साथ SO4 के साथ क्या बन जाएगा, Na2SO4 प्लस H2। ठीक है, अब इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है, बस Na के आगे 2 है। ऐसे ही अगला देखते हैं मैग्नीशियम। Mg प्लस H2SO4, तो ये क्या हो जाएगा, MgSO4 प्लस H2, ये हो गया। ऐसे ही अगला देखेंगे एल्यूमिनियम Al प्लस H2SO4, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 प्लस SO4 की माइनस, तो Al2SO4 3, Al2SO4 बोथ थ्राइस। ठीक है, और H2 अलग हो गया। अब H2 तो बैलेंस है, हाइड्रोजन तो बैलेंस है, SO4 का 3 है, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 3 लगाना पड़ेगा। तो SO4 तो बैलेंस हो गया, 3 हो गया SO4 का, हाइड्रोजन का 6, तो 3 लगा दीजिए, एल्यूमिनियम का 2 है, ओके। ऐसे ही अगला देखेंगे जिंक प्लस H2SO4, जिंक प्लस H2SO4 क्या हो जाएगा, ZnSO4 प्लस H2। इसी तरीके से आयरन का देखेंगे, Fe प्लस H2SO4, हमें पता है आयरन की वैलेंसी 2 होती है, SO4 की भी 2 है, 2 चेंज हुआ, कैंसिल आउट हो गया, तो FeSO4 प्लस H2। फिर कॉपर प्लस H2SO4, इसका कोई रिएक्शन, क्योंकि कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, इसका कोई रिएक्शन। उसके बाद देखिएगा मेरा मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड देन हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वाला, कि हमने रिएक्शन सारे HCl के साथ देख लिए, H2SO4 के साथ देख लिए, नाइट्रिक एसिड के हमने रिएक्शंस की अलग से बात नहीं करी। क्यों नहीं कर रहे हैं वो देखिएगा। मेरा मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड then hydrogen gas is not evolved. As soon as the hydrogen gas is formed in the reaction between a metal and a dilute nitric acid, then nitric acid oxidizes this hydrogen to water. तो होता क्या है कि जो nitric acid, as soon as the hydrogen gas is formed in the reaction between a metal and nitric acid, तो metal और nitric acid का जब रिएक्शन होता है तो उसमें जैसे ही
हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होते ही द नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेस दिस हाइड्रोजन टू वाटर। तो नाइट्रिक एसिड में क्योंकि ऑक्सीजन और अवेलेबल होता है, NO3 है, ठीक है, तो और अवेलेबल होता है, तो वो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है और हाइड्रोजन का वाटर बन जाता है। हाइड्रोजन अगर ऑक्सीडाइज हो जाए, यानी कि हाइड्रोजन में अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाए, तो क्या हो जाए, वाटर बन जाए। वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, अगर नाइट्रिक एसिड को बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया जाए, तो इट रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम एंड मैंगनीज मेटल्स टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। तो अगर HNO3 की बात करेंगे, तो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट HNO3 वो केवल 2 ही मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, या तो Mg यानी कि मैग्नीशियम के साथ में, या फिर Mn मतलब मैंगनीज के साथ। तो Mg की अगर बात करें, Mg प्लस HNO3 plus HNO3 gives MgNO3 whole twice, ठीक है, NO3 की वैलेंसी 1 होती है, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, तो चेंज हो गई वैलेंसीज, MgNO3 whole twice प्लस H2 प्लस H2, ये हो गया। सिमिलरली और यहाँ पर लिख देते हैं वेरी डाइल्यूट तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर पानी मिला है ना, मैंगनीज, इसका रिएक्शन में HNO3 के साथ कराते हैं, तो क्या हो जाएगा, NO3 वाइस प्लस H2, क्योंकि जो मैंगनीज है Mn, इसकी वैलेंसी भी 2 ही होती है, तो NO3 वाइस। उसके बाद आप ये देखिएगा पेज नंबर 13 पर रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स दे रखी है, तो वही है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। तो ये जो है ना ऊपर की तरफ, मतलब हाइड्रोजन से ऊपर वाले, ये तो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, और ये जो हाइड्रोजन से नीचे वाले हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स ये हम देख चुके हैं पहले चैप्टर में, वही सेम चीज़। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज एक्वा रीजियन, ठीक है। अभी बस 1 मिनट का टाइम दीजिए, अभी आओ फिर आगे कराते हैं।
ऑक्सीजन होती है वो HCl के साथ रिएक्ट क्यों नहीं कर सकती? ऑक्सीजन HCl के साथ क्यों नहीं कर सकती रिएक्ट? उसका रीज़न ये है कि ऑक्सीजन जो है ना, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ मिला, वो मिला किस तरीके से? सबसे पहले तो ये देखना होगा, बताता हूँ। जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मिला HCl, तो ये मिला इस तरह से कि हाइड्रोजन ना अजीब तरीके से बिहेव करता है, कभी मेटल कभी नॉन मेटल, कभी मेटालॉइड। यहाँ पर हाइड्रोजन की वैलेंसी, यहाँ पर जो क्लोरीन के साथ मिला है मेटल के तरीके से मिला, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1+, क्लोरीन की वैलेंसी 1-। अब इसके साथ अगर मैं रिएक्शन करा दूँ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को कैसे डिस्प्लेस करेगा? डिस्प्लेस ही नहीं करता है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को कैसे डिस्प्लेस करेगा? आप ये अगर सोचो कि ऑक्सीजन, क्योंकि क्या है, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2- है, नॉन मेटल मेटल को डिस्प्लेस नहीं करता, ये रीज़न है। इसलिए वो HCl के साथ रिएक्ट कंपाउंड तो बना सकते हैं। कंपाउंड कैसे बनाएगा? उसके लिए किसी ना किसी को तो डिस्प्लेस करना ज़रूरी है, और HCl और O इस नाम का कोई कंपाउंड है, ठीक है? तो मतलब इस वजह से रिएक्शन कोई उनके बीच में पॉसिबल है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं, ज़रा आगे देखेंगे। नेक्स्ट हमको देखना है व्हाट इज़ एक्वा रिजिया। अब एक्वा रिजिया क्या होता है? ये एक अलग तरीके का कंपाउंड है, कैसे बनाया जाता है? ये नोटिस करा गया कि HCl का और नाइट्रिक एसिड का, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है एक्वा रिजिया। बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में, जैसे पेपर मिल हो गई या शुगर मिल हो गई, तो वहाँ पर क्या बन रहा है? पेपर मिल में पेपर बन रहा है, कागज़ जो है वो कागज़ तैयार हो रहा है। शुगर मिल में चीनी बन रही है, तो जब कागज़ बन रहा है पेपर मिल में, तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं। वहाँ पर करा क्या जाता है, जो बैम्बू स्टिक्स होती हैं, बैम्बू की प्रॉपर खेती होती है, बैम्बू के जो अलग फार्मर्स हैं, वो बैम्बू स्टिक्स लेकर आते हैं और वो बड़ी बड़ी पेपर मिल में सप्लाई करते हैं। जैसे आपने जो हमारी बेल्ट है जहाँ पर हम रहते हैं, ये गाज़ियाबाद मेरठ की वाली जो बेल्ट है, एरिया है, तो यहाँ पर आपने देखा है कि यहाँ की जो लैंड है, यहाँ पर जो शुगर केन है, जो गन्ना है, गन्ने की खेती बहुत अच्छे तरीके से होती है। और कभी भी आप अगर कहीं निकल जाएंगे रास्ते में, शहर से थोड़ा दूर जाएंगे, तो आप गांव की तरफ जाइए, तो आप खेतों में अगर देखेंगे तो आपको गन्ने बहुत सारे दिखाई देंगे, गन्ने की खेती खूब दिखाई देती है। तो गन्नों को लोग लेकर जाते हैं, इतने सारे गन्नों को करेंगे क्या? गन्नों से शुगर बनती है, ठीक है, तो उन गन्नों को लोग सप्लाई करते हैं जाकर शुगर मिल। अब वो जो गन्ने होते हैं, उनको गन्नों को क्या करा जाता है कि उनको चर्न करा जाता है, और चर्न करके मतलब उनका पूरा जितना उनके अंदर से रस होता है वो सब निकाल कर, और फिर उसकी शुगर बनाई जाती है। तो होता ऐसा है कि जब इतने बड़े स्केल पर, भाई एक चीज़ ये है कि मेरे को घर में ही अगर गन्ने का जूस निकालना है तो कोई छोटी सी डिवाइस होगी, छोटा सा जूसर होगा, उससे हम निकालेंगे। लेकिन अगर बहुत बड़े स्केल पर करना है तो बहुत बड़ी मिल में जब वो जाते हैं, और मतलब हज़ारों किलो के हिसाब से गन्ने एक साथ पूरी फैक्ट्री में मशीन में डाल दिए जाते हैं, तो आप ये देखिएगा कि उसके लिए बॉयलर्स भी बहुत बड़े बड़े लगते हैं। जब वो बॉयलर्स दिन रात चलते हैं, जब चीनी बनती है, तो जब वो बॉयलर्स दिन रात चलते हैं तो बॉयलर्स गंदे भी होंगे, ठीक है। कोई अगर आप जूस की मशीन, जूसर अगर आप लेकर बैठे हैं, तो आप थोड़ा बहुत जूस निकालेंगे, उसके बाद ही वो गंदा हो जाता है, फिर आपको लगता है कि इसको साफ़ करने की ज़रूरत है। तो ऐसे बड़े बड़े बॉयलर्स, सेम काम पेपर मिल में होता है कि वहाँ पर बैम्बू स्टिक्स की खेती होती है, तो बैम्बू वो प्रोवाइड कराए जाते हैं पेपर मिल को, और वहाँ पर बैम्बू स्टिक्स को छोटा छोटा काट कर और फिर उनका पेस्ट बनाकर, उनको वाटर में मिक्स करके पेस्ट बनाकर उनको जो है मिलों में सप्लाई करा जाता है, बॉयलर्स में डाला जाता है। तो आप ये देखिएगा कि वहाँ पर भी बॉयलर्स को बार बार साफ़ करने की ज़रूरत होती है। वो उनकी जो सफाई है, उनकी सफाई किस तरीके से होगी? उनकी सफाई कोई पर्टिकुलर आदमी नहीं करेगा कि वो बैठ कर उसको सफाई कर रहा है, उसको साफ़ कर रहा है, ठीक है, नहीं तो पागल ही हो जाएगा। कितना बड़ा बॉयलर और कहाँ तक चढ़ेगा ऊपर, इतनी हाइट होती है उसकी, चिमनीज़ होती है, गंदी हो जाती है वो। तो उनकी सफाई कैसे होती है? उनके थ्रू जो है, उनमें जो है जेट के थ्रू हाइड्रोक्लोरिक एसिड का छिड़काव करा जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जब छिड़काव किया गया, तब देखा गया कि यार ये तो फर्क हो रहा है साफ, लेकिन उतना अच्छा सफाई हो नहीं रही। तो ये देखा गया कि और कुछ करा जा सकता है, तो हमने कहा कि हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अगर थोड़ा सा नाइट्रिक एसिड मिला दिया जाए, ठीक है, तो वो काम करेगा। अच्छा, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हमने कहा कि अच्छा हाइड्रोक्लोरिक एसिड में HNO3 के बजाय HNO3 यूज़ करो ना। HNO3 तो भाई पूरे मेटल को ही गला देगा, पूरे मेटल को बर्बाद कर देगा, ठीक है। तो थोड़ा सा HCl और थोड़ा सा HNO3 की क्वांटिटी थोड़ी कम रखी जाती है, मतलब रेशो रखा जाता है 3:1।
ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा, और ये जो एक्वा रिजिया तैयार होता है तो ये बड़े से बड़े मेटल को सफाई में ये उसको मतलब पूरा डिजॉल्व कर देता है, इतना ज़्यादा डेंजरस होता है। तो देखिएगा, एक्वा रिजिया इज़ अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ 1 पार्ट ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का केवल 1 पार्ट लेंगे। 1 पार्ट का मतलब आपने मान लीजिए 1 ml लेंगे नाइट्रिक एसिड, एंड 3 पार्ट्स ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और 3 पार्ट्स लेंगे नाइट्रिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो HCl कितना लिया? अगर वो 1 ml लिया तो HCl लेंगे 3 ml। 1 पार्ट ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड 3 पार्ट्स ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक्वा रिजिया कैन डिजॉल्व ऑल मेटल्स, सारे मेटल्स को डिजॉल्व कर सकता है। इसके अंदर अगर किसी मेटल को डाला पिघला देगा उसको, चाहे लोहा हो चाहे कॉपर हो। तो सोचिए कितना पावरफुल चीज़ है। हाँ, बहुत ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल, एक्वा रिजिया कैन डिजॉल्व इवन गोल्ड एंड प्लेटिनम मेटल्स। तो एक्वा रिजिया गोल्ड तक को पिघला देता है, प्लेटिनम तक को पिघला देता है। दो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को ले लो, या कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ले लो अलोन। कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड अलोन कैन नॉट डिजॉल्व गोल्ड और प्लेटिनम मेटल्स। तो कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, इन दोनों को अगर अलग अलग यूज़ करा जाए ना, ये किसी को डिजॉल्व नहीं करता। साफ़ सफाई तो करते हैं, थोड़ा बहुत गला देंगे, लेकिन पूरा डिजॉल्व करें नहीं करते। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद है नेक्स्ट हमारा बिटवीन कॉपर एंड सोडियम, विच मेटल इज़ मोर रिएक्टिव, एक्सप्लेन विद रीजंस। ठीक है, तो अब क्या है कि आपको कॉपर में और सोडियम में ये बताना है कि कौन सा जो मेटल है, कॉपर और सोडियम में ये बताना है कि कौन सा मेटल जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो इसमें जो बच्चे ज़्यादा कॉमन जो मिस्टेक करते हैं वो क्या कहते हैं, सोडियम में ज़्यादा रिएक्टिव है। आगे पता है क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन विद रीजंस। सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है? रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है, इसीलिए सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है। यस कर दिया मैंने सही, है ना, और वहीं हो गया गलत। ठीक, रिएक्टिविटी सीरीज आपके कन्वीनियंस के लिए बनाई गई है, आपको याद करने में ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, वो इसलिए बनाई गई है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज का अगर हम एग्जाम्पल देंगे वो गलत हो जाएगा। आपको क्या बताना है, आपको कोई 2 प्रॉपर्टीज़ बता देनी है कॉपर की। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ कोई 2 बता देनी है कॉपर की, क्योंकि हमें ये बताना है कि कॉपर और सोडियम में क्या ज़्यादा रिएक्टिव है। तो हमने कॉपर और सोडियम दोनों ही क्या है, मेटल है। मेटल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ देखी है? 3 प्रॉपर्टीज़ देखी हमने। एक तो रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, एक रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, और एक रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड्स। ये 3 देखी, इन 3 में से कोई 2 प्रॉपर्टी मेंशन कर दो, हो गया था। देखो कितना आसान है इसका आंसर। सोडियम मेटल इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर बिकॉज पहला, सोडियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इजीली टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड, बट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इजीली। तो पहली प्रॉपर्टी क्या देखी थी, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन ऑफ एयर, ये देखा था ना। तो यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे कि कॉपर सोडियम के साथ में इजीली रिएक्ट करता है। ठीक है, सॉरी, सोडियम ऑक्सीजन के साथ इजीली रिएक्ट करता है, कॉपर इजीली रिएक्ट नहीं करता। ऐसी दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, वाटर वाली देखो, सोडियम रिएक्ट्स विगरसली विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम कोल्ड वाटर के साथ भी बहुत विगरसली, बड़ी तेज़ी से रिएक्ट कर देता है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए एंड हाइड्रोजन बनाने के लिए, बट कॉपर डज नॉट रिएक्ट इवन विद स्टीम। कॉपर जो है वो स्टीम तक के साथ में रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी, चलो जी इतना हो गया, हम तो एसिड वाली भी प्रॉपर्टी बता देंगे। तो सोडियम रिएक्ट्स रैपिडली विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन, बट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो रिएक्ट कर रहा है, जो इजीली रिएक्ट कर रहा है वो ज़्यादा रिएक्टिव हो गया, और जो रिएक्ट ही नहीं कर रहा है या प्रॉब्लम हो रही है उसको रिएक्ट करने में, तो वो कम रिएक्टिव है। बस वो तो गया रीज़न, हो तो गया इसमें ये मत बता देना कि वो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है। समझ गए? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, कोई क्लियर है? लवनीश, प्रियांशी, समीक्षा, अग्रिम, शहरब, क्लियर है? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशंस। तो मेटल्स का रिएक्शन देखेंगे हम सॉल्ट सॉल्यूशंस के साथ में, कि सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ में मेटल्स किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो इसमें देखिएगा ना, मोर रिएक्टिव मेटल is put in the salt solution of a less reactive metal, then the more reactive metal displaces the less reactive metal from its salt solution। ठीक है, बहुत आसान है, ये ऐसे हो जाएगा। देखिए क्या लिखा है, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी प्लस मेटल ए। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट।
और डबल डिस्प्लेसमेंट मुझे लगता है शायद सबसे आसान रिएक्शन वही था, ठीक है। हाँ, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। हाँ नहीं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट सही, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। देखिएगा फोर्थ है रिएक्शन ऑफ मेटल्स इन सॉल्ट सॉल्यूशंस। Reaction of metals with salt solutions. तो salt solution of metal में metal B plus metal A gives salt solution of metal A plus metal B। तो क्या होगा, हम ये देखेंगे कि जैसे कॉपर सल्फेट प्लस जिंक है, एग्जाम्पल देखते हैं। कॉपर सल्फेट CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस जिंक CuSO4 प्लस जिंक ये है हमारे पास। तो ये क्या हो जाएगा, हम ये देखेंगे कि जो अकेला वाला मेटल है वो ज़्यादा रिएक्टिव है इसके साथ, इससे या नहीं, ये देखेंगे। तो अकेला मेटल जो है वो जिंक है, वो जिंक कॉपर के ऊपर लाई करता है, तो क्या बन जाएगा ZnSO। तो ये कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद कॉपर के साथ कंपाउंड बना लेगा ZnSO, क्योंकि ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। और जो इसने कॉपर के साथ कंबाइन कर दिया और कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, तो कॉपर और कर दिया, कॉपर डिस्प्लेस हो गया, सिंपल, ठीक है। अब देखें, इफ अ स्ट्रिप ऑफ कॉपर मेटल इज प्लेस्ड इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, अगर कॉपर मेटल की एक स्ट्रिप को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में रखा जाए, देन नो रिएक्शन अकर्स बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, ठीक है। इसको लिखकर नहीं बताया, बस ऐसे बोल दिया कि अगर कॉपर की एक स्ट्रिप है कॉपर और इसको रख दिया जाए ZnSO4 जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, तो कॉपर जो है क्योंकि लेस रिएक्टिव है जिंक से, अकेले मेटल को देखते हैं, अकेला वाला जो मेटल कि अकेला मेटल इसके साथ में जिसका सॉल्ट है, जैसे ये ZnSO4 का जिंक का सॉल्ट है, ठीक है। तो ये अकेला मेटल इधर कॉपर है और इधर कंपाउंड वाला मेटल क्या है, जिंक। अकेला मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है या नहीं है, नो रिएक्शन। वैसे ही हमने क्या करा था, अकेला मेटल कौन सा था यहाँ पर, जिंक, और कंपाउंड में मेटल कौन सा है, कॉपर। तो क्या जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव यस है, तो उसने कॉपर को हटा दिया, जिंक ZnSO4 और कॉपर को हटा दिया, तो कॉपर हटा दिया, डिस्प्लेस हो गया। सही है जी, क्लियर। अच्छा, इसके बाद देखिएगा, इफ वी पुट सिल्वर मेटल इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इवन देन नो रिएक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर। तो अगर सिल्वर मेटल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रख दिया जाए, सिल्वर मेटल ऐसे ये सिल्वर है, इसको CuSO4 में रख दिया जाए, तो अगेन अकेला वाला मेटल देखेंगे। अकेला वाला मेटल क्या है, Ag है, क्योंकि सिल्वर है, वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता, तो यहाँ पर भी कोई रिएक्शन नहीं है, नो रिएक्शन, ठीक है। ये वाले एग्जांपल्स जो है ना, ये वाले एग्जांपल्स हमने देखे फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अगला देखेंगे, अगला है कॉपर सल्फेट प्लस Fe गिव्स FeSO4, कॉपर सल्फेट प्लस Fe गिव्स FeSO4 प्लस कॉपर, ठीक है। तो इसमें देखिएगा कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट प्लस Fe ये है। तो अब देखें कॉपर सल्फेट प्लस Fe, तो इसमें क्या होगा कि ये जो Fe है ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है ही, आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। हाँ, सल्फेट SO4 की जो वैलेंसी है, SO4 की जो वैलेंसी है वो भी जो है 2- है, और Fe जो है Fe की वैलेंसी भी 2+ है, तो ये बन जाएगा FeSO4। FeSO4
इसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए वाला भी। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद अगला देखते हैं। अगला देखिए पेज नंबर 15 पर आ जाइए। पेज नंबर 15 में AgNO3 प्लस कॉपर, AgNO3 प्लस कॉपर, AgNO3 प्लस कॉपर। अब बताइए कॉपर सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है कि नहीं? कॉपर, क्योंकि अकेले वाले मेटल को देखते हैं ना, तो कॉपर जो है कॉपर सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो कॉपर क्या करेगा? कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस करेगा। कॉपर की वैलेंसी क्या होती है? प्लस। ठीक है, ये हो जाएगा CuNO3 वोल्ट वाइज, CuNO3 वोल्ट वाइज। ठीक है, ठीक है, और इसने किसको डिस्प्लेस कर दिया? Ag, सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया, सिल्वर। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये डिस्प्लेसमेंट का दूसरा आंसर। इसके बाद आगे चलेंगे। If however we place, अब इसका ठीक उल्टा बोल रहे हैं ये, if however we place a strip of silver metal in copper nitrate solution, मतलब अगर हम उल्टा कर दें कि अगर हम सिल्वर की एक स्ट्रिप को रख दें कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन CuNO3 वोल्ट वाइज सॉल्यूशन में, तो अकेला मेटल ऑफ सिल्वर वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, ये होगा। अगला देखिएगा, अब इस पर क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन देखिएगा क्या है। इन अ सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर प्लेट वाज डिप्ड। ठीक है, इन अ सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट क्या है? AgNO3। AgNO3 में एक कॉपर की प्लेट को डिप कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब यही रिएक्शन कॉपर, अगर कॉपर की प्लेट है तो भाई उसमें कॉपर के अलावा कुछ नहीं है, मतलब वो कॉपर है पूरा का पूरा। कॉपर को फ्लैट कर दिया, प्लेट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। कॉपर एक मेटल है, वेरिएबल है, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्लेट्स, थिक शीट्स, कॉपर हो गया और सिल्वर नाइट्रेट हो गया। इन सॉल्यूशन, तो एक कोई कंटेनर है, उसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट भरा हुआ है, उसके अंदर हमने कॉपर की प्लेट को डिप कर दिया। अब क्या होता है? आफ्टर सम टाइम सिल्वर फ्रॉम द सॉल्यूशन वाज डिपॉजिटेड ऑन द कॉपर प्लेट। थोड़ी देर बाद ये देखते हैं कि कॉपर प्लेट के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा सिल्वर डिपॉजिटेड दिखाई देता है। ठीक है, तो कॉपर प्लेट के ऊपर थोड़ा थोड़ा सिल्वर डिपॉजिटेड दिखाई देता है। तो ये कह रहे हैं कि विच मेटल इज़ मोर रिएक्टिव, कॉपर और सिल्वर नाउ। सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है। तो कॉपर ही ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है। तो अब ये कहेंगे कि थोड़ी देर बाद में हमने ये देखा कि सिल्वर मेटल जो है वो कॉपर के ऊपर डिपॉजिटेड दिखाई दिया। तो रीज़न क्या है? देखिए, वी नो दैट अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो मोर रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देता है, ऐसा हम जानते हैं, पहली चीज़। उसके बाद देखिएगा, हियर कॉपर मेटल इज डिस्प्लेसिंग सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन विच देन गेट्स डिपॉजिटेड ऑन कॉपर प्लेट। कॉपर मेटल जो है वो सिल्वर को सिल्वर नाइट्रेट में से डिस्प्लेस कर रहा है, क्योंकि सिल्वर लेस रिएक्टिव है। तो सिल्वर को डिस्प्लेस करता है, तो डिस्प्लेस जब करेगा तो सिल्वर जाएगा कहाँ? वहीं तो रहेगा, वहीं। ऐसा थोड़ी है कहीं उड़ जाएगा, अलग हो जाएगा। तो वही जो सिल्वर है वो थोड़ा बहुत कॉपर पर डिपॉजिटेड दिखाई देता है। देयरफॉर कॉपर मेटल इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर मेटल। तो जो सिल्वर मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर। ठीक है, क्योंकि वो कॉपर जो है वो सिल्वर को डिस्प्लेस कर देता है और सिल्वर उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा डिपॉजिटेड दिखाई देता है। इसका मतलब ये है कि सिल्वर उस पर डिपॉजिटेड दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि सिल्वर को उसने हटाया है, डिस्प्लेस करा है। तभी तो सिल्वर उसके ऊपर आया, डिपॉजिट हुआ। तो जब उसने उसको डिस्प्लेस करा तो इसका मतलब ये है कि कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव। ये बता, समझ गए? अच्छा, उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन है, द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट वाज केप्ट इन एन आयरन पॉट। तो कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन है और उसको आयरन पॉट में रख दिया जाता है। सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट वाज प्लेस्ड इन एन आयरन पॉट। आफ्टर अ फ्यू डेज द आयरन पॉट वाज फाउंड टू हैव अ नंबर ऑफ होल्स इन इट। कुछ दिनों बाद ये देखा गया कि जो आयरन पॉट है उसमें कुछ छोटे छोटे होल्स होते हैं। अच्छा, राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन दैट टुक प्लेस, एक्सप्लेन दिस रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टिविटी। तो यहाँ पर ये कहा जाएगा कि हमारे पास एक आयरन पॉट है और आयरन पॉट में हमने क्या रखा था? हमने कॉपर सल्फेट डाल दिया था आयरन पॉट में।
और कुछ दिनों बाद देखा गया कि आयरन पॉट में छोटे छोटे होल्स हो गए। ऐसा क्यों हुआ? हमारे पास आयरन पॉट है और इसके अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाल दिया। कुछ दिनों बाद देखा इसमें इधर 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 छोटे छोटे होल्स हो गए। ठीक है, आयरन पॉट में छोटे छोटे होल्स हो गए। तो हुआ क्या कि आयरन पॉट था, यानी कि आयरन का बना हुआ था Fe का, और ये क्या था? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, तो आयरन जो है, आयरन के अंदर कॉपर सल्फेट पड़ा हुआ था। यहाँ उल्टा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या है कि कोई ग्लास का कंटेनर होगा जो रिएक्ट नहीं करेगा। उस ग्लास के कंटेनर में क्या भरा हुआ है? AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट भरा हुआ है। ठीक है, और उसके अंदर आपने क्या करा? उसके अंदर आपने कॉपर की प्लेट को डिप कर दिया। कॉपर प्लेट उसको आपने डिप कर दिया AgNO3 में। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा का पूरा कॉपर जो है वो अलग है ना, और वो जो कॉपर है वो कॉपर इस सिल्वर को डिस्प्लेस कर रहा है। अब आयरन जो है यहाँ पर आयरन अलग नहीं है। यहाँ आयरन के अंदर ही आपने सिल्वर नाइट्रेट को भर दिया, आयरन के पॉट में ही सिल्वर नाइट्रेट को भर दिया। तो आयरन अलग थोड़ी है, अलग से कहीं आयरन का लोहे का टुकड़ा पड़ा हुआ हो, अलग से थोड़ी पड़ा हुआ है। तो वो आयरन जो है वो इसमें से अलग होने लगता है, इस पॉट में से अलग होता है। पॉट में से अलग निकलेगा और कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, निकलेगा डिस्प्लेस करेगा, ऐसा होता है। तो जब वो कॉपर को डिस्प्लेस करने के लिए आयरन निकलेगा, तो आयरन के पॉट में से निकलेगा, तो जहाँ से निकला वहीं होल होगा। आयरन जहाँ से निकला वहीं होल होगा, वही रीज़न। You know that iron metal is more reactive than copper metal. So when a solution of copper sulfate was kept in an iron pot, then iron being more reactive, displaced copper of copper sulfate solution to form copper metal and iron sulfate solution. The equation for this displacement reaction can be written as this. Reaction तो हम कई बार देख चुके हैं, CuSO4 plus Fe, FeSO4 plus C. Since the iron metal taking part in this displacement reaction is being taken from the iron pot, तो जो आयरन मेटल है जो इस रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है वो कहाँ से निकल रहा है? उस आयरन पॉट में से ही तो निकल रहा है, इसलिए वहाँ होल हो जाए। सो होल्स आर फॉर्म्ड एट दोज प्लेसेस इन द आयरन पॉट फ्रॉम वेयर आयरन मेटल हैज डिसॉल्व्ड टू फॉर्म आयरन सेकेंड्स। क्लियर है? ठीक है, बस इतना करिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में।